students, welcome to the e-learning class. So today I am going to discuss the second topic of the chapter when people rebel. That is the revolt of 1857 and afterwards. अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन था, कैसे ये रिवोल्ट चारों तरफ फैला था और क्या रीजन था ये रिवोल्ट होने का 1857 में. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857. क्या रीजन था कि हमारा ये रिवोल्ट 57 फेल हुआ. इतने ज्यादा ये होने के बावजूद भी हमारा रिवोल्ट क्यों फेल हुआ, क्यों? दे आर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट. कहाँ था इसका? 1857 का मेन सेंटर रिवोल्ट कौन था? झांसी था, कानपुर था, लखनऊ था, बरेली था एंड दिल्ली. दे आर द मेन सेंटर्स ऑफ दिस रिवोल्ट. क्लियर? तो ये क्या चारों तरफ से रिवोल्ट होने के बावजूद, मतलब ऐसा लगा था इतना ज्यादा ये सप्रेस हुआ था कि इतना ज्यादा ये ब्रिटिश को हैम्पर करा था कि लग रहा था कि ब्रिटिश अब अपनी इंडिया कंट्री छोड़ कर जा रहा. लेकिन ऐसा क्या रीजन हुआ कि हमारा रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हो गया? तो देयर इज सम रीजन बिहाइंड द फेलियर फॉर द रिवोल्ट 1857. तो फर्स्ट रीजन इज दैट, फर्स्ट रीजन लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन लीडर्स. तो लैक ऑफ यूनिटी मतलब हमारे जो इंडियन लीडर्स में यूनिटी नहीं थी. यूनिटी न होने की वजह से हमारा ये रिवोल्ट फेल हुआ. क्या रीजन था? Let's discuss. The rebel did not get universal support of the common peoples. Most of the Indian rulers were with the British, as the British received enormous help with the Scindians, Holkars, Nizam and the Sikhs. The people of Punjab were happy with the British administration, while the South India preferred to stay out of the revolt. तो इसमें क्या था, हमारा जो बहुत जो इंडियन जो रिवोल्ट था, इससे बहुत पूरा इंडिया हमारा एक साथ नहीं इकट्ठा होता. कुछ ऐसा पार्ट था जहाँ से पंजाब, साउथ इंडिया इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे थे. क्यों नहीं ले रहे? उन लोग ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन से खुश थे कि उन लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिश का, उन लोग से खुश थे. तो यही हमारे वन ऑफ द मेन, हम लोग का जो यूनिटी नहीं था, हमारे जो लीडर्स में जो यूनिटी है, पूरा इंडिया एक साथ नहीं था. कुछ लीडर्स थे नॉर्थ इंडिया में, कुछ लोग थे कि हाँ ब्रिटिश के खिलाफ है, लेकिन साउथ इंडिया पंजाब से थे वो लोग ब्रिटिश के से खुश थे कि जो उनकी पॉलिसी वो उससे ठीक है. तो यही एक रीजन था. जैसे एज अ ब्रिटिश दिस इज एनोनस हेल्प फ्रॉम द स्कैंडियंस, होल्कार्स, निजाम एंड द सिख. ये जो प्रजाति थे कुछ जो ब्रिटिश को बहुत ज्यादा हेल्पफुल कर रहे थे, जिससे हमारा ब्रिटिश को बहुत ज्यादा हेल्प. तो अब जब घर के लोग ही हेल्प कर रहे हैं ब्रिटिश को, तो कैसे हम लोग ब्रिटिश से लड़ सकते हैं? तो एज अ कोई भी चीज जीतने के लिए हम लोग में यूनिटी होना बहुत जरूरी है. बिना यूनिटी हम लोग कोई नहीं. तो ये हमारा फर्स्ट रीजन था जो हमारा रिवोल्ट को अनसक्सेसफुल किया था. क्यों? हमारी लीडर्स में यूनिटी नहीं थी. हमारे पूरी जो इंडिया का वो था, कंट्री था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो पूरी में जितने लीडर्स थे, कोई ब्रिटिश का साथ दे रहा था तो कोई इंडिया का साथ दे रहा था. तो ये लैक ऑफ यूनिटी न होने की वजह से हमारे ये जो रिवोल्ट 1857 हम लोग फेल हुए, नहीं जीत पाए ब्रिटिश से, हम लोग लड़ नहीं पाए. क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द इंडियन लीडर्स. सेकंड, द एब्सेंस ऑफ नेशनल लीडर्स. एब्सेंस ऑफ नेशनल लीडर्स मीन्स मतलब कोई भी ऐसा लीडर्स नहीं था जो कंट्रीज के लिए लड़ रहे थे. सब अपने लिए लड़ रहे थे, अपनी टेरिटरी, अपनी किंगडम्स के लिए लड़ रहे थे. ये भी एक मेन रीजन था हमारा फेलियर फॉर द रिवोल्ट 1857. सो डिस्कस अबाउट दैट. द रिवोल्ट डिड नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप. Though during the revolt many leaders emerged, but none of them had a capacity, willingness and awareness of the national leader. तो यहाँ पर बहुत से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आए, लेकिन कोई लोग ऐसा नहीं लीडरशिप था जो किसी की पूरे कंट्री के लिए लड़े. सब अपने लिए लड़ रहे थे. क्लियर? The revolt started as a military outbreak, but it was used by some of the discontented princes whose interest has been affected by the British policy. The revolt never had a national character. तो कुछ प्रिंसेस ऐसे थे जो अपने लिए लड़ते, जो अपने राज्य के लिए लड़ते. वही एक रीजन था जिससे हमारा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं हो पा रहा था, जिसमें जो हम लोग को पीपल्स को एनकरेज, लीडरशिप मतलब होना क्या, पीपल्स को जो एनकरेज करे, एज अ बांध के रख सके, उसी को लीडरशिप बोलते हैं. अगर अच्छा लीडर्स हो सकता है तभी हम लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं. अगर लीडरशिप अच्छा नहीं हुआ तो हम लोग वर्क एक साथ नहीं कर सकते. तो ये हमारे जो इंडिया में सबसे बड़ी कमी थी, जो हम लोग का लीडरशिप नेशनल लीडर्स कोई नहीं मिला जो हम लोग को एक साथ इकट्ठा करके एक गोल्स के लिए लड़ सके. तो यही एक रीजन था जिससे हमारा रिवोल्ट 1857 फेल हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लैक ऑफ रिसोर्स. लैक ऑफ रिसोर्स क्या हुआ
कि कुछ ऐसा रिसोर्स था जो इंडियंस लोग उसको यूज ही नहीं करना चाहते, उनके पास होने के बावजूद भी वो उसका यूज नहीं होता था, उसकी बेनिफिट्स नहीं जान पाते थे, उसको सही यूज नहीं कर पाते थे। तो वो भी एक रीजन था हमारा फेलियर फॉर द रिवॉल्ट 1857। तो लैक ऑफ रिसोर्स में क्या प्रॉब्लम था देखो, द रिवील वर नो मैच टू द ब्रिटिश ऑफ as far as the modern equipment and the peoples were concerned। तो हमारा जो ब्रिटिश का मॉडर्न इक्विपमेंट है हमारे इंडियंस लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, क्लियर। However, the reveal did not understand the importance of modern communication like post, telegraph, railway, etc। मतलब जो हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम था उससे हम लोग इंडियन लोग यूज ही नहीं कर पाते कि ये पोस्ट और टेलीग्राफ और रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग इसको यूज कैसे करें, ये चीजें इंडियंस नहीं कर पा रहे थे, क्लियर। While English took a full advantage of these resources for benefit। जो इंडियंस उसके बारे में मालूम ही नहीं इसका क्या बेनिफिट है, क्या यूज कर सकते हैं, उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग जो उन लोग पास रिसोर्स होने के बाद भी उनका सही जगह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, कैसे यूज, और उन लोग पास इतना अमाउंट बहुत ज्यादा एज ए कैपेसिटी वो रिसोर्स होने के बावजूद भी वो अपने इस कंट्री का वो चीज यूज है। ये भी एक रीजन था हमारा जिससे हमारा रिवॉल्ट 1857 फेल्स हुआ, क्लियर। नेक्स्ट दैट इज द लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, और ये भी एक प्लानिंग में था, ये भी एक अनदर रीजन फॉर द रिवॉल्ट फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट 1857। देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग फॉर द रिवॉल्ट, मतलब ये कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं था उस समय कि हम लोग को बस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन कंट्रीज हटाना है, बस सबको किसी को लगा था कि अपनी टेरिटरी बचाना, किसी को अपना किंगडम है, किसी को अपना राज्य बचाना, किसी को ये था कि जो ये पॉलिसी बनाए हैं गवर्नमेंट वो पॉलिसी हटाना, किसी का ये मेन मकसद नहीं था कि हमको इस कंट्री से ब्रिटिश को ही हटाना है, ये था स्ट्रॉन्ग प्लान। तो ये स्ट्रॉन्ग प्लानिंग जब तक नहीं बन पाएगा तब तक हमारा कोई काम भी सक्सेस नहीं होता। हमको प्लानिंग से अगर कोई वर्क करे तो वो बहुत जल्दी सक्सेस होगा। तो यहाँ पर लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, द रिवॉल्ट वाज लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग प्लानिंग एंड अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्रिटिश टू कवर द स्टेप विद अ प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रायोरिटी थिंकिंग। उधर जहाँ एक इंडिया का स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं था उधर ब्रिटिश अपना पूरी तैयारी से कि हमको इंडिया में राज करना, कैप्चर करना, तो वो हर चीज प्रॉपर प्लानिंग और हर प्रायोरिटी से वो चीज लड़ने के लिए सक्षम था कि हमको कैसे इंडिया को रिकैप्चर करना, कैसे कैप्चर करना। तो ये भी एक अनदर रीजन था जो हमारा रिवॉल्ट 1857 फेल्स हुआ। तो ये रिवॉल्ट 1857 फेल्स होने की वजह से हमारा इंडिया ब्रिटिश हम लोग के ऊपर नेक्स्ट 90 ईयर्स तक कैप्चर फिर से किया, फिर से वो हमारे इंडिया पर कैप्चर हो गया। ये रिवॉल्ट के अनसक्सेस होने से हमारे इंडिया को फिर से रिकैप्चर किया और फिर एटलीस्ट 90 ईयर्स तक वो हम लोग के ऊपर फिर से राज किया। तो यही रीजन था, अगर इस समय रिवॉल्ट सक्सेसफुल हो जाता तो शायद ब्रिटिश हम लोग को इतने दिन तक राज नहीं कर सकता। तो कुछ हमारे लीडर्स की वजह से, कुछ हमारी प्लानिंग की वजह से, कुछ हमारे रिसोर्स की वजह से हम लोग को ये इतने दिन तक झेलना पड़ा। सो दिस आर द रिजल्ट पॉइंट्स फॉर द फेलियर फॉर द रिवॉल्ट 1857। क्लियर स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। As we discussed about the failures of the revolt 1857, we come to the next topic, that is what the company fights back। तो कंपनीज में क्या था, ब्रिटिश लोग किस तरह से इंडिया पर लड़ाई स्टार्ट करने लगे। तो एज देख रहे थे उन लोग के पास रिविलियंस बढ़ते जा रहा था चारों तरफ से, पूरी तरफ से वो रिवॉल्ट बहुत तेजी से बढ़ा था। तो कंपनीज जो ब्रिटिश थे उन लोग भी चाहते थे किस तरह से उन लोग भी फाइटिंग स्टार्ट कर दिए। So we will discuss the main points about what the companies were doing for the fighting with the revolt। मतलब रिवॉल्ट लड़ने के उन्होंने क्या क्या प्लानिंग किया था, क्या क्या किया था, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट विल डिस्कस, इट ब्रॉट द रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब जब उन्होंने देखा कि रिवॉल्ट बहुत तेजी से चारों तरफ से फैला तो ये कंपनी ब्रिटिश लोग ने बहुत अपना जितना भी फोर्स था इंग्लैंड से लाने लगे। उन्होंने बोला कि नहीं, जो भी है एज अ रिवॉल्ट हम लोग को इसको जीतना है। एक्चुअली वो लोग इंडियंस की कमजोरी भी जानते थे कि हम लोग को इंडिया को कैसे कैप्चर करना चाहिए, किस तरह से करना है, क्योंकि उनके पास ये रिसोर्स नहीं है। वो जानते थे ये इनका रिवॉल्ट, क्योंकि हर पूरा कंट्री डिपेंड नहीं था, पूरा कंट्री इंक्लूड नहीं था इनके साथ। कुछ पार्ट था जो इंडिया का जो रिवॉल्ट से इन्वॉल्व था, बाकी सब पार्ट ब्रिटिश के साथ था। तो उन्होंने ऐसा किया कि ऐसा नए नए इक्विपमेंट लाए, नए नए वो चीज फोर्स लाए ताकि हम रिवॉल्ट को जीत सके, ठीक है। तो पहला था इट्स ब्रॉट द रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड से अपना फोर्स लाया और वो सब सेंटर्स को कैप्चर करने लगे जो छोटे 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 एरिया को कैप्चर करेंगे
फिर हम लोग एक साथ पूरे बड़े कैप्चर करें। अगर छोटे छोटे कैप्चर्स को सेंटर्स को कैप्चर कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पूरी इंडेक्स पर कैप्चर करें। तो उन्होंने पार्ट वाइज हर सेंटर्स को कैप्चर किया। क्लियर? फर्स्ट, next, the pass the new law so that a repeal could be with the age and move it into the strong center of the revolt. उन्होंने एक ऐसा लॉ पास कर दिया कि हम लोग जो सेंटर्स मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट थे उसमें हम लोग एक नया पॉलिसी उन्होंने इन्वॉल्व किया ताकि हम लोग उस रिवॉल्ट को कैप्चर करें। उन्होंने क्या किया, बहुत से राजाओं को जेल में भेज दिया था। क्लियर? ताकि वो हम लोग अगर एक एक राजाओं को हटा देंगे, उनके मंत्री को हटा देंगे तो हमारा राजा अपने आप कैप्चर हुआ है। क्योंकि इंडियंस में जानते थे, ब्रिटिश जानते थे राजा लोग लड़ते रहे, ज्यादातर जो मंत्री सैनिक थे उन्होंने पहले उन लोग को तोड़ना चाहा, जो सैनिक थे, जो वजीर थे, जो मंत्री थे, उन लोग से तोड़ना चाहा। तो ये था हम लोग का न्यू लॉ, पास द न्यू लॉ सो द रिवोल्ट कुड बी विद एज, मतलब ऐसा पॉलिसी बनाया ताकि हमारा जो रिवोल्ट है वो बहुत इजी वे से हम लोग लड़ सके। क्लियर? एंड दे मूव इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। स्ट्रॉन्ग से मतलब रिवोल्ट पे बहुत तेजी से आंधी की तरह लड़ने लगे। क्लियर? नेक्स्ट, दिल्ली वॉज कैप्चर्ड अगेन फ्रॉम द रिवील फोर्स इन सेप्टेम्बर 1857। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने पहले दिल्ली को मेन सेंटर बनाया कि पहले हम दिल्ली को कैप्चर करेंगे। तो क्या हुआ, 1857 में उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो वहाँ के जो लीडर्स थे, जो किंग्स थे, बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को उन्होंने रैंगून के जेल में भेज दिया ताकि वो अगर यहाँ रहेंगे तो हम फिर से नई पॉलिसी बनाए, फिर से रिकैप्चर कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ के किंग्स को ही वहाँ से हटा दिया, उनको रैंगून जेल में दिया। बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल were sent to the prison in Rangoon in October 1858. 1858 में उन्होंने बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को आज रैंगून जेल में भेजा गया और एंड ही डाइड इन अ जेल इन 1862 और 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई। तो धीरे धीरे ब्रिटिश अपनी पावर से उस कैप्चर करने लगे और धीरे धीरे हर सेंटर्स को लेने लगे। तो ये था उनका ये मेन सेंटर था जहां पर उन्होंने ब्रिटिश धीरे धीरे इसको कैप्चर करने लगे। नेक्स्ट, द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ ए पॉपुलर रिविलियन। तो ब्रिटिश ने इसके लिए 2 साल तक लगातार लड़ा ताकि वो अपनी रिविलियंस को स्टार्ट करते रहे और सेंटर्स को ले सके। क्लियर? द ब्रिटिश कैप्चर लखनऊ इन 1858। रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ने कौन कौन सा जो मेन सेंटर था, लखनऊ था, झांसी था, बरेली था, उस सबको कैप्चर किया और वहां के जो राजा थे, जो लक्ष्मीबाई जो हमारी झांसी की थी, उनका भी डेथ हुआ 1850 में। तो इस समय हमारे जो मेन लीडर्स थे, जो हमारे अच्छे लीडर्स थे, उन लोग काफी इस रिवोल्ट में डाइड और जिसकी वजह से हमारा रिवोल्ट अनसक्सेसफुल हुआ और हमारा ब्रिटिश ने फिर से हमारे इंडिया को पूरे चारों तरफ से रिकैप्चर किया। क्लियर? तो यही था रीजन जिससे हमारा कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उन्होंने पूरी इंडिया को फिर से रिकैप्चर कर लिया। धीरे धीरे उसने हर स्टेट्स को, हर सेंटर्स को रिकैप्चर किया जिससे हमको फिर से ब्रिटिश के अंदर 90 years तक रहना पड़ा, 100 years तक फिर से रहना पड़ा। नहीं, अगर ये सेंटर्स अगर इन लोग नहीं जीत पाते, अगर इन लोग पास पॉलिसी अच्छी, हम लोग के जो राजा महाराजा थे उन लोग अगर अच्छी पॉलिसी बनाते तो शायद हम लोग 1857 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाता। तो यही एक रीजन था जिससे हमारा ब्रिटिश को हम लोग को 100 साल तक और झेलना पड़ा। क्लियर? ना नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट विल बी हैपन आफ्टर द रिवॉल्ट 1857। अभी तक हमने पढ़ा कॉजेस और उसका फेलियर, क्या रीजन था उसका फेल्स होने का। अब फेल्स होने के बाद रिवॉल्ट के बाद क्या क्या हमारे इंडिया में हुआ, क्या न्यू पॉलिसीज आया, क्या फॉलो हुआ, क्या हुआ, रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, वो भी वी विल डिस्कस इन दिस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, so students come to the next topic, that is the aftermath. Aftermath was after the revolt. जब ये रिवॉल्ट खत्म हो गया, मतलब अनसक्सेस, चारों तरफ से जब अनसक्सेस हो गया रिवॉल्ट, जब ब्रिटिश लोग ने जीत लिया, उसके बाद का क्या रिजल्ट हुआ, क्या ब्रिटिश ने नया पॉलिसी बनाया ताकि हम लोग इंडस को रूल्स कर सके। तो उनके अंदर में एक मन में डर बैठ गया था कि कहीं ये रिवॉल्ट फिर से न स्टार्ट हो जाए। तो उनके अंदर भी डर था, अगर हमको इंडिया पे रूल्स करना है तो कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इंडस भी हैप्पी रहे, हम लोग उसके ऊपर रूल्स भी कर सकते। तो गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज में तो
कुछ नए रूल्स बनाए, नई पॉलिसी बनाए, ताकि हम लोग पूरी हमारी इंडिया को हम लोग अच्छे से फिर से रिकैप्चर कर सके। तो उनके अंदर भी एक मन में फेथ था कि अगर हम लोग इंडिया के ऊपर कुछ बेनिफिट्स दिखाएं, कुछ फेथ दिखाएं, ताकि हमको अच्छे से फिर से उनके ऊपर रूल्स कर सके। तो क्या क्या पॉलिसी उन्होंने बनाया आफ्टर द रिवॉल्ट 1857। तो रिवॉल्ट 1857 के खत्म होने के बाद उन्होंने क्या पॉलिसी बनाया, वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो क्या क्या पॉलिसी बनाया? द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज द ब्रिटिश पार्लियामेंट passed the new act in 1858 and transfers the power of East India Company to the British Crown in order to ensure the more responsible management of Indian affairs। उन्होंने पहला क्या पॉलिसी बनाया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, द ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट जो 1858 में जब हमारा रिवॉल्ट खत्म होने के बाद उन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एक कंपनी द्वारा हमारा इंडिया रूल किया जाता, तो उन्होंने क्या किया 1858 के बाद उन्होंने कहा कि ये हमारा जो इंडिया को जो रूल करेगा आज ब्रिटिश कौन मतलब कोई राजा आके जो रूल करे, जो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेटेड है वो आके आ जाए इंडिया में रूल करे, क्योंकि ये कंपनी अच्छा पॉलिसी नहीं यूज कर रहा है, हमारे रूल नहीं कर पा रहा है इंडिया पर। तो ये ब्रिटिश क्राउन जो आएगा उनके हाथ में पूरा इंडिया की टेरिटरी को दे जाएगी। आज ब्रिटिश इंडिया क्राउन बहुत अच्छा न्यू पॉलिसी है, हमारे इंडिया पार्लियामेंट से बहुत अच्छे से ध्यान दे पाएगा। तो ये पूरी पावर जो आज ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया था। तो क्या कहता टू इंश्योर द मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट फॉर द इंडिया, उसको इंश्योर दिया क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है एज कम्पेयर टू ईस्ट इंडिया कंपनी द ब्रिटिश क्राउन विल बी द मोस्ट यूजफुल फॉर द इंडिया, मतलब इंडिया का मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान दे सकेगा और उसको मैनेज भी कर पाएगा। क्लियर? Though the British government accepted the direct responsibility for ruling India, Governor General of India transfer into the Viceroy। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या कि डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया को दे दिया गया और बोला गया गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया इज ट्रांसफर इनटू द विceroy। मतलब जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया, पहले हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, उसका नाम चेंज करके आज विceroy ऑफ इंडिया कहा जाए। मतलब इसका मतलब क्या हो कि आज इंडियन पार्लियामेंट में मतलब जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आज ब्रिटिश के आदमी आके वहां पर रहेंगे, उनका नाम रहेगा, वो लोग पूरा गाइड करेंगे कि किस तरह से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को रन करना है इंडिया के ऊपर। पूरी पॉलिसी हमारा जो भी रहेगा ये विceroy ऑफ इंडिया मतलब ब्रिटिश के नाम से ही जाना जाएगा और जो भी होगा पूरा जो भी इंडिया का जो पॉलिसी है पूरी हम लोग इनके द्वारा ही फॉलो होगा। क्लियर? तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर द आफ्टर द रिवॉल्ट 1857 पर ये एक नया पॉलिसी आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये था वो अब नहीं रूल करेगा, अब हमारा जो ब्रिटिश कौन मतलब ब्रिटिश का जो राजा है वो आके हमारा इंडिया पर रूल करेगा, वो हमारा जो भी हम लोग ये रहेगा वो जो भी पॉलिसी रहेगा वो किंग के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, all the ruling chiefs of the country were assured that the territory will never be annexed in future. They were allowed to pass their kingdom to the heirs, including the adopted sons. तो ये रिवॉल्ट 1857 एक तो मेन रीजन था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट हुआ था उसमें यह था कि कोई भी अगर कोई मेल चाइल्ड अगर किसी किंग्स के नहीं है तो वो किंग्स को ब्रिटिश कंपनी एनेक्ट कर लिया अपने कर दे। लेकिन जब इस रिवॉल्ट से बहुत ज्यादा लड़ाई हुआ तो ये ब्रिटिश के माइंड में आ गया कि रिवॉल्ट फिर से न स्टार्ट हो, तो ऐसा इंडियंस के मन में एक फेथ लाना पड़े ताकि हम लोग उन लोग की टेरिटरी वापस कर दे। उन्होंने क्या बोला कि हम लोग जो पहले पॉलिसी था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली पॉलिसी थी वो पॉलिसी को हम लोग हटा रहे हैं, एक नई पॉलिसी बना रहे हैं कि कोई भी राजा का अगर मेल चाइल्ड नहीं है, अगर वो अडॉप्टेड सन है तो उसको आज आप लोग किंगडम आप लोग उसको दे सकते हैं, आज आपका वंशज होने की वजह से वो उस पर राज कर रहा। और जो भी टेरिटरी आप लोग का राजा लोग का है, जो लोग बचे थे लड़ाई के बाद, उन लोग को कहा गया एश्योर जाएगी कि आपकी टेरिटरी आपको वापस दे दिया, आप लोग उसके अंदर राज कर सकते हैं। लेकिन उस पर उन्होंने एक शर्त रख दिया था। क्या शर्त रखा था कि अगर तुम लोग राज करो लेकिन आपका जो भी है उसके ऊपर आप लोग राजा रहोगे अपने क्षेत्र का, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग का एक क्वीन रहेगा, ब्रिटिश क्वीन रहेगी। आपकी जो भी पॉलिसी है लेकिन उसके आपको उनका सबको जवाब उस क्वीन को देना पड़ेगा। तो वो भी एक तरह से था कि एक्सेस आपको एश्योर करे कि आपकी टेरिटरी दे रहा है, लेकिन यू हैव टू वर्क अंडर द ब्रिटिश, मतलब जो भी रहेगा आपका जो भी टैक्स है जो भी रेवेन्यू आ रहा है क्या कलेक्शन हो रहा है आपको क्वीन को बताना है कि आपको 7 वर्ष क्या। तो वो भी एक तरह का मतलब एक तरह से एश्योर भी करा आपको हम टेरिटरी दे दे बट यू हैव टू बी अंडर द ब्रिटिश।
ये भी एक चीज था, ऑल द रूलिंग चीफ द कंट्री विल अस्यूम दैट द टेरिटरी विल बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, मतलब आपको फ्यूचर में आपकी टेरिटरी आपको दे दिया जाएगा। दे वर अलाउड टू पास देयर किंगडम टू देयर हेयर, मतलब आपके जो वंशज है उनको आपको दे दिया जाएगा, इंक्लूडिंग द अडॉप्टेड सोल्स को, मतलब जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी था वो हटा दिया गया था। Thus the Indian ruler will hold their kingdom as a subordinate of the British crown, मतलब एज अ किंगडम है लेकिन एज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। आप लोग अपने राजा में राज्य करोगे, लेकिन जो पॉलिसी क्वीन फॉलो, ब्रिटिश क्राउन फॉलो करेगा, वही पॉलिसी आप लोग को लागू देना पड़ेगा। मतलब जो भी आपकी पॉलिसी है, टैक्स, रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन क्या देना, वो चीज आपको ब्रिटिश क्राउन के अंदर में वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ले दे के वही है, आपको दे भी रहा है, लेकिन यू हैव टू वर्क अंडर द ब्रिटिश। हेड विल बी द ब्रिटिश क्वीन, मतलब यहाँ का हेड, मतलब आपका जो लेखा जोखा ब्रिटिश क्वीन सब देगा, आपको वर्क उनके अंदर में करना है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वर इंक्रीज। तो यहाँ पर क्या उनका नेक्स्ट पॉलिसी बना कि हम लोग को इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस करना है, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडियन सोल्जर्स में बहुत ज्यादा रिवॉल्ट होने आने चांस है, मतलब उन लोग वो चीज हर चीज सहन नहीं कर, क्योंकि मेन कॉजेस ऑफ रिवॉल्ट 1857 में था कि ज्यादातर इंडियन सिपाहीज लोग ही रिवॉल्ट में हिस्सा लिए थे। तो उन्होंने क्या कि हम लोग एज ए इंडियन सोल्जर्स को रिड्यूस करके यूरोपियन सोल्जर्स को इंक्रीज करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम लोग ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स को रखेंगे, इंडियन सोल्जर्स को नहीं, और ब्रिटिश सोल्जर्स को रखेंगे तो उसमें से कुछ पार्ट में से लेंगे जो हमारे पठान, सिख और गुरखास लोग से आते थे, क्योंकि इन लोग बहुत लॉयल थे ब्रिटिश के प्रति। इन्होंने कहा था कि इन लोगों को हम लोग इंडियन सोल्जर्स में को एज अ ब्रिटिश में आर्मी में इंक्लूड करेंगे, और जो सेंट्रल और बिहार से रिलेटेड है, अवध, सेंट्रल और साउथ इंडिया से, इस एरिया से हम लोग को एज ए आर्मी में सोल्जर इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इट वॉज डिसाइडेड the proportion of Indian soldiers in the army will be reduced and the number of European soldiers will be increased. Soldiers were recruited more from Gurkhas, Sikhs and Pathans. तो ज्यादातर कहाँ से सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे? गुरखास, सिख्स एंड पठान, इंस्टेड फ्रॉम अवध, बिहार एंड सेंट्रल साउथ, मतलब बिहार, सेंट्रल और साउथ इंडियन से इंडियन सोल्जर्स को एज आर्मी में रिक्रूट नहीं करा गया, भर्ती नहीं कर रहे। पठान और सिख और गुरखास लोग को इंडियन आर्मीज में एज ए रिक्रूट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन लोग जानते थे पठान और पंजाब लोग ब्रिटिश पर ज्यादा विश्वास करते थे, उनको फेस करते थे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन ए लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम, तो यहाँ पर रिवॉल्ट 1857 हुआ था, उसमें ज्यादातर मुस्लिम लोग पार्ट लिए थे रिवॉल्ट में, तो इसलिए गवर्नमेंट ब्रिटिश के मन में भी शंका था कि अगर हम लोग मुस्लिम को इल्ट्रेट करेंगे तो हम लोग को हम लोग जो रिवॉल्ट दोबारा होने की चांसेस नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम की जितनी प्रॉपर्टीज थी जो वो थी उन्होंने उससे लेना चाहा, उनसे वापस उनको पूरी तरह से इल्ट्रीटमेंट करने लेंगे, ताकि आप लोग इस इंडियंस में रह नहीं सके, तो ताकि अपना आवाज फिर से बढ़ाए। तो क्या बोला, द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट ऑन लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड एज अ सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी। The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. उन्होंने क्या, ब्रिटिश क्या सोचते थे कि ये जो रिवॉल्ट 1857 के लिए ये मुस्लिम भी बहुत ज्यादा बिग रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉल्ट 1857, मुस्लिम को लोग रेस्पॉन्सिबल मानते थे, इन्हीं लोग ने रिवॉल्ट सबसे ज्यादा स्टार्ट किया था, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी उन लोग धीरे धीरे लेने लगे। ज्यादा अमाउंट उन लोग को इल्ट्रीट, मतलब हर जगह से उनको हटाया जा रहा था, उनको कहीं भी उनको एज अ सेम कंपेरिजन नहीं किया रहा था कंपेयर टू हिंदू मुस्लिम्स में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रेस्पेक्ट द कस्टमरी, रिलीजियस एंड द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश ने फिर क्या एक नया पॉलिसी डिसाइड किया कि आज इंडियंस को हम लोग को अगर रूलिंग कैप्चर करना है, रूलिंग पावर अपनी बरकरार रखना है, तो हम लोग को ऐसा कुछ करे ताकि इंडिया हम लोग को विश्वास रखे, हमारे ऊपर खुश रहे, तभी हम इंडियन का कैप्चर करें। अगर हम लोग को ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो फिर से वो रिवॉल्ट स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने इसका एक नया पॉलिसी बनाया कि हम इंडियन के कल्चर और कस्टम्स को मानने लगेंगे। उन्होंने कहा आपका जो कल्चर है आप लोग मानिए, हम लोग भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे, आपके कल्चर्स को रिस्पेक्ट कर, आपके रिलीजियस को जैसे मनाते हैं हम लोग मनाएंगे। जो सती प्रथा उन्होंने बंद स्टार्ट किया था, चाइल्ड मैरिज, उन्होंने कहा कि नहीं, जैसे आपकी कस्टमर जो आपकी रिलीजियस है आप उस चीज पर करिए, हम लोग भी उसको पर फेस करेंगे। तो वो भी एक उनकी पॉलिसी थी ताकि इंडिया हम पर फेस करे,
ताकि कि हम नहीं ये कि ब्रिटिश हम लोग को बहुत अच्छा है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, हम लोग को बहुत अच्छा पॉलिसी बना रहा है, हमारे रिलीजियस के साथ खिलवाड़ नहीं खेल रहा, हमारे कस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं, हमारे रिलीजियस को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो एक तरह से हिंदन के माइंड में फेथ डाल रहा था ताकि वो हम लोग उस पर इजिली हम लोग उस पर कैप्चर कर रूल कर सके। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसी were made to protect the landlord जमींदार and give the security to right there over their land। तो नेक्स्ट पॉलिसी उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया कि जो लैंडलॉर्ड और जमींदार लोग बहुत ज्यादा भी इसमें 1857 से देखिए कि उन लोग पर हाई टैक्स रेवेन्यू इम्पोज किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको एश्योर किया कि आपका लैंड हमको वापस कर देंगे, जमींदार को भी कहा गया आपको और उनको पर बोला कि आपको ऊपर लो टैक्स इम्पोज करे। तो इससे इनको ये कहा लगा कि अगर जमींदार को हम अपने साथ ले लेंगे तो उन लोग हमारे जो हम लोग बोलेंगे उसी हिसाब से हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग को टैक्स भी मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा और हमारा जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू होगा जो हम इंडिया को कैप्चर कर लिए, इसी तरह हम धीरे धीरे वो कैप्चर करते हैं। तो इन्होंने पहले आफ्टर द रिवॉल्ट पर उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्या पॉलिसी बनाए ताकि हम इंडिया को कैप्चर भी कर सके और हम रूलिंग भी कर सके और इंडिया हम पर फेथ भी करता और रिवॉल्ट भी न छाड़ो। तो उन्होंने कुछ ऐसा चीज बनाया जिससे इंडिया उनके ऊपर विश्वास कर सके। कुछ ऐसा चीज क्या है कि ऐसा लेकिन एक तरह से बेवकूफ बनाना है, मतलब आपको ऊपर सब चीज हम पॉलिसी दे रहे हैं लेकिन आपके ऊपर एक रेड है, आपको उसको जवाब देना है। वो चीज इनकी पॉलिसी थी। तो वो सब पॉलिसी हमारा जो था जिसकी वजह से हमारा ये 1857 हिस्ट्री का एक नया फेज बन गया था, एक नया फेज। Thus the new phase of history began after 1857। 1857 के बाद हमारा एक न्यू फेज बना जिसकी वजह से हमारा ब्रिटिश के मन में एक माइंड में हमेशा डर बैठ गया कि कभी भी अगर इंडिया से सारे लोग रिवॉल्ट में तैयार हो तो हम लोग इंडिया पर कैप्चर हम लोग रूल नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने इसीलिए ये सब नई पॉलिसी बनाई ताकि हम लोग इंडिया पर रूल कर पाए। क्लियर? So this is the topic, last topic of the chapter when the people revolt and after। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जिसमें आफ्टर द रिवॉल्ट के बाद क्या क्या गवर्नमेंट ब्रिटिश ने पॉलिसी बनाया और इसके साथ ये चैप्टर्स खत्म हो रहा है। क्लियर? हैव यू अंडरस्टैंड? आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर्स वेरी केयरफुली। ओके, थैंक यू।